Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 20th September. I have been working since night non-stop, so maybe my voice may sound a bit heavy, but don't worry, I will try my best. Anyway, first news is with respect to land mafia. यहाँ पर कुछ लैंड माफिया ने 34 हाउसेस को चला दिया है जो कि एक दलित हैमलेट को बिलोंग करते थे। अब इसको कास्टिज्म वे से मत देखिए, इसे आप देखिए मोस्टली फ्रॉम दी वल्नरेबल पीपल। ये ये ट्रांसजेंडर्स की भी कम्युनिटी हो सकती थी, ये दलित की भी हो सकती थी जो कि है, और ये ट्राइबल्स की भी हो सकती थी। और यहाँ पे जो जलाने वाले जो मेन कल्प्रिट हैं वो भी पासवान ही है। ओके, और जिनकी जलाई गई है वो मोस्टली मांझी कम्युनिटी है। ओके, बट दिखाता ये है कि किस तरीके से ये जो माफियागिरी है, बिहार हो यूपी हो, इनमें आज भी ज्यादा कुछ बदला नहीं है। सरकारें बदल गई बट हरकतें इसी तरह की आज तक जारी हैं। ये हुआ है बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में। मेन अक्यूज वॉज नंदू पासवान। ओके, शायद ये भी एससी से ही आते हैं, एटलीस्ट आई थिंक। आपके बिहार का मुझे श्योर नहीं है, बट जहां तक मुझे पता है पासवान कम्युनिटी एससी से ही आती है। ओके, एंड मोस्टली जो पीपल थे वो आते हैं मांझी कम्युनिटी से। तो ये कास्ट एंगल से नहीं, बट मोस्टली फ्रॉम द एंगल ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। इसलिए पता है ये रिजर्वेशन सॉर्ट ऑफ चीजें दी गई हैं ताकि ये कम्युनिटी एम्पावर्ड फील करे, इस तरीके से मार्जिनाइज ना रह जाए। अदरवाइज फिर देखिए, कास्ट हो या क्लास हो, ये दो चीज ऐसी है हमारी सोसाइटी में जिसके नाम पर एक दूसरे को दबाते ही हैं लोग। सो अल्टीमेटली ये सीधे सीधे एक लॉ एंड ऑर्डर इशू बनता है कि आखिर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है लोगों में। ओके, तो उसमें फिर वो सारी चीजें आ जाती है, चाहे हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो या ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। बट हाँ, ये न्यूज आपके एक कोट करने के लिए एक फॉर्डर पॉइंट का काम करेगी कि किस तरीके से हमारे जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके अगेंस्ट आज भी एट्रोसाइड्स जारी हैं। ठीक है, उनकी खुद की कम्युनिटी में। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ बार बार कि एसटी कम्युनिटी भी अपने आप में यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, वो भी अपने आप में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, वो इंटर मैरिजेस नहीं करते। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए हैं, चमार कम्युनिटी, पासी कम्युनिटी। ओके, जाटव कम्युनिटी भी एक, ये आपस में भी एक हायरार्की बना रखी है इन्होंने विद इन दी एससी कि हम ऊपर हैं, आप नीचे हो। ठीक है, तो कास्टिज्म उस लेवल तक है हमारी सोसाइटी में, इसलिए वो 5,000 साल से सरवाइव कर रहा है। आज तक हमने कास्ट नहीं छोड़ी। तो दिस इज समथिंग, मतलब सी, यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड कि आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके बाद कोई भी, ये नहीं कि आप पावर मिसयूज करो, लेकिन कोई और भी पावर को मिसयूज नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट। अब यहाँ देखिए उड़ीसा के पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। एक लड़की थी, उसके साथ उसके फियांसे थे, और वो फियांसे कैप्टन है सिख रेजिमेंट में। इनके साथ कुछ जबरदस्ती स्ट्रीट पे कुछ लड़ाई वड़ाई हुई। उसके बाद जब ये कंप्लेन लिखाने गए तो वहां पर उल्टा पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, इनके साथ हैरेसमेंट किया, इनके साथ वर्बल अब्यूज किया। ओके, एंड जबकि उसके साथ ऑलरेडी एक सिख रेजिमेंट का कैप्टन है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि पुलिस हमारी किस लेवल तक एटलीस्ट एथिकली तो डीजनरेट हो चुकी है। और ये असॉल्ट करने वालों में दो पुलिस विमेन भी थी। तो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ विमेन को आप ज्यादा से ज्यादा लाइए आगे, ये सेंसिटिव होती हैं, इस तरह का कुछ नहीं है। सिंपल सी है, अगर किसी के हाथ में अनकंट्रोलेबल पावर होगी, ही और शी इज बाउंड टू मिसयूज इट। कि इसीलिए जो लोग कहते हैं कि ये अनपढ़ नेता लोग हैं, या ये लोग क्यों सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, पुलिस को कंट्रोल करते हैं, कलेक्टर एसपी इनके अंडर में रहते हैं, आर्मी इनके अंडर में रहती है। द थिंग इज कि दीज पीपल आर these people are forming the civilian government, and civilian government is chosen by the citizens of the country। इसीलिए इस सिविलियन गवर्नमेंट को इन सभी का कंट्रोल दिया जाता है, चाहे वो पुलिस हो, मिलिट्री हो, या कोई और एजेंसी हो। ठीक है, अगर आप कहीं भी पावर को अनकंट्रोल छोड़ देंगे तो सामने वाला इंसान उसका मिसयूज करेगा ही। इनफैक्ट प्रकाश सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शार्प क्रिटिसिज्म किया था, और उन्होंने कहा था कि जो इंडियन पुलिस है इट इज नथिंग बट गून्स विथ आर्म्स, लाइसेंस्ड आर्म्स। ओके, पुलिस नहीं है, ये गुंडे हैं जो बस वर्दी और एक लाइसेंस पिस्टल लेके चलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स थे इंडियन पुलिस को लेकर। इतनी ज्यादा बेलगाम है हमारी पुलिस। However, instead of receiving an assistance, the women said she was illegally detained, वो भी रात के 1 बजे, physically assaulted and sexually harassed by the police. She was dragged by her hair,
tied up and physically assaulted by 2 police women as well. Okay, so the point to say is कि हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एक अकाउंटेबिलिटी और उसका एक कंट्रोल होना चाहिए इन हैंड्स ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट. ओके, क्योंकि अगर आर्मी के कैप्टन आपके साथ हैं उसके बाद भी अगर आप पुलिस स्टेशन में सेफ फील नहीं कर रहे हो तो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कोई लड़की अगर अकेली कंप्लेन लिखाने जाए पुलिस स्टेशन में और वो भी रात के टाइम, तो यू नेवर नो व्हाट हैपन. एंड ये केस है उड़ीसा का. ये सब चीजें आपको ये आपके आंसर्स में आपको मेंशन करनी होती हैं. ठीक है, जब भी आप इस तरह की बातें करेंगे विमेन सेफ्टी और, तो उसमें ये भी है कि पुलिस स्टेशन भी कितने सेफ है हमारे. क्या एक विमेन कंप्लेन लिखाने जा सकती है? उसमें आप कोट कीजिएगा इस एग्जाम्पल को, उड़ीसा पुलिस स्टेशन में जो हुआ. अब ये उड़ीसा के सीएम है मिस्टर. ओके, ये अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये आपके काम आएगा एग्जाम में कि वी हैव टू मूव फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी लेड गवर्नेंस टू पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लेड गवर्नेंस, या आप इसको चेंज कर दीजिए पीपल रिप्रेजेंटेटिव की जगह पीपल पार्टिसिपेटिव. ठीक है, हमें ब्यूरोक्रेसी लेड गवर्नेंस मॉडल से मूव करना है टुवर्ड्स पीपल्स पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस. ऑलराइट, ये इस तरह के पॉइंट्स आपके आंसर्स में दिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कितना भी पढ़ा लो बट पता नहीं क्यों आप लोग आंसर राइटिंग से डरते हो, या आप लोग कुछ लिखते हैं तो बहुत ही बेहुदा आंसर, ऐसा लगता है कि उन्होंने ना तो कोई वीडियो ठीक से देखा ना समझा एग्जैक्टली कि किस तरीके से हमें न्यूज़पेपर से पॉइंट्स यूज करने हैं अपने आंसर में. और कुछ एक हैं जो ठीक ठाक लिख रहे हैं, बट अगेन जितना हम लोग पिछले कुछ मंथ से ब्रेनस्टॉर्मिंग की हमने, हम शॉर्ट डिस्कशन कर रहे हैं, मेंस वीडियो कर रहे हैं, अब पूरा का पूरा मेंस वीडियो में ही सब कुछ पढ़ा दिया, उसके बाद भी अगर एक प्रॉपर आंसर नहीं लिख पा रहे हो जिसमें एटलीस्ट 10 में से आप 6 मार्क्स तो डिजर्व करो, तो फिर वो आप लोग सीरियस नहीं हो अपनी प्रिपरेशन को लेके. बट अगेन टेलिंग यू, इस कंट्री में, इंडिया में, सिर्फ एक ही चीज है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, वो है पावर. वो आपके हाथ में होना जरूरी है. उसके बाद आप मिसयूज करोगे यूज करोगे वो आपकी मर्जी, लेकिन कोई और उस पावर को मिसयूज नहीं कर पाएगा आपके अगेंस्ट. अदरवाइज आप पैसे वाले हो तो भी कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसे के दम पे सब कुछ आएगा, नहीं, पावर पैसे से भी ऊपर है यहाँ इंडिया में एटलीस्ट. अच्छा, अब मुझे इसके रिस्पेक्ट में बताइए, मैन हेल्ड फॉर ड्यूपिंग 50 वुमेन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज. आईपीसी में तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने जब आपके साथ भारत न्याय संहिता किया था तब मैंने कहा था कि इस बार गवर्नमेंट ने इसमें एक और चीज इंक्लूड की है कि अगर आप मैरिज के फेक प्रोमिस करते हो और लड़की के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हो तो भी वो पनिशेबल ऑफेंस होगा अंडर भारत न्याय संहिता सेक्शन 406 एंड 420. ओके, इसलिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन याद कराए थे, 64, 66, 67, ये सब मैंने आपको न्यूज़पेपर के साथ ही याद कराया. तो मैंने इंसिस्ट किया था आपको कुछ सेक्शन नंबर याद रखिएगा. ओके, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे आज के. देखिए, एक बार और हमने पहले बात की थी कि रशिया यूक्रेन में इंडिया के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं क्या? नहीं है. इंडिया क्या कर लेगा उसमें? एक बात बताइए, जब रशिया एंड यूक्रेन दोनों ही ये कह रहे हैं कि हमें कोई मीडिएशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो पहली बात तो कि इंडिया हो या कोई और कंट्री हो उसका रोल खत्म हो जाता है वहां. ठीक है, दूसरा कि इन दोनों के ओपिनियन अलग हैं. यूक्रेन कहता है कि हमें पूरी टेरिटरी चाहिए अपनी वापस 2013 तक जो थी, यानी कि इंक्लूडिंग दी क्रीमियन पेनिनसुला. ठीक है, यहाँ 2020 की इन्वेजन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है 2013 की, जब क्रीमियन पेनिनसुला को रशियन आर्मी ने अनेक्स कर लिया था. जबकि रशिया कह रहा है कि जो टेरिटरी हम ले चुके हैं वहां पे हमने इलेक्शन भी करा लिए, वहां पे हमने वोटिंग भी करा ली, रेफरेंडम करा लिया, उन लोगों ने खुद कहा है कि हम सेपरेट रहना चाहते हैं यूक्रेन गवर्नमेंट से अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ रशिया. ओके, तो रशिया वो टेरिटरी रिटर्न करना नहीं चाहता, यूक्रेन चाहता है पूरी टेरिटरी वापस. तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो एक तरह से डेडलॉक की है. अब इंडिया को एज ए मीडिएटर क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि अब वर्ल्ड ओवर आप सारी कंट्रीज देख लीजिए, सिर्फ एक इंडिया ही आपको ऐसा दिखेगा जो कहीं ना कहीं बिल्कुल न्यूट्रल दिखाई देता है. एब्सोल्यूट न्यूट्रल. रशिया ने भी हमसे कुछ वेपन्स स्पेयर पार्ट्स मांगे थे, हमने नहीं दिए कि देखिए हम ना आपका साथ ले रहे हैं ना यूक्रेन का. यूक्रेन ने भी हमसे मिलिट्रीली हेल्प मांगी बट हमने नहीं दी. ठीक है, वी आर न्यूट्रल इन दिस. और हमने सिर्फ स्टेटमेंट दी इस तरह की कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर. ओके, नो कंफ्लिक्ट और नो डिस्प्यूट कैन बी सेटल्ड ऑन द बैटलफील्ड. ये 2 पॉइंट्स हैं मोदी जी के जो मैं आपको बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपके सबकॉन्शियस में बस जाए. ओके, ऐसी एक भी कंट्री आप सोचिए बताइए जो थोड़ा वेटेज रखती हो इंटरनेशनल लेवल पर और न्यूट्रल दिख रही है उस कन्फ्लिक्ट में? नहीं है कोई भी.
चाइना है तो वो रशिया की तरफ है, बाकी जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी यूएस और नाटो की तरफ हैं। अब ये सोचिए, क्या जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि सिर्फ यूक्रेन को एक अश्योरेंस देने की जरूरत है रशिया को कि हम नाटो की तरफ नहीं जाएंगे, तो क्या इंडिया ये प्रपोजल दे सकता है यूक्रेन को कि जस्ट गिव द अश्योरेंस टू रशिया दैट वी वोंट ज्वाइन नाटो इन फ्यूचर? यही मेन रीजन था कंट्री का। बट अगर इंडिया ये प्रपोजल देता है तो आपको क्या लगता है यूएसए के साथ हमारे रिलेशन पे क्वेश्चन मार्क उठेगा या नहीं? राइट। तो ये कुछ सिचुएशन है जिसमें वही ये कह रही है कि इंडिया की प्लेस क्या है इस रशिया यूक्रेन में, तो कोई प्लेस नहीं है, इंडिया कुछ नहीं कर सकता इसमें जब तक ये दोनों कंट्रीज एग्री ना करें। हाँ, आप लोग एग्री करो किसी तरह की सीज फायर के लिए, आपको वहां पर पीस कीपिंग फोर्स चाहिए तो हम दे सकते हैं, ठीक है। हमने कोरियन वॉर हुई थी जब नेहरू जी के टाइम, तब भी हमने हमारी जो पीस कीपिंग फोर्स थी वो वहां पे गई थी जब नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में सीज फायर हुआ था। ओके, प्रिजनर्स का एक्सचेंज भी इंडियन फोर्सेस ने कराया था। उसी तरीके से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे भी हम लोग काफी सारी पीस कीपिंग फोर्स रखते हैं। तो ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करें, एक बार क्विकली देख लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नया नहीं है इसमें। इंडिया हैज पोजीशन इटसेल्फ एज अ कंट्री एंगेजिंग विद ऑल साइड्स एम्फेसाइजिंग इट्स रोल एज ए ऑनेस्ट ब्रोकर। तो ये तो वर्ल्ड मानता है कि हाँ, इंडिया ही इसमें एक ऑनेस्ट ब्रोकर हो सकता है या मीडिएटर हो सकता है अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो। और हमारा हिस्टोरिकल रोल भी रहा है, नॉन अलाइनमेंट की बातें की है हमने हमेशा, हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की है, ठीक है। और इंडिया ने कई बार यूएन में जब इस तरह के प्रपोजल भी आया तो हमने एब्सटेन कर दिया वहां पे, हमने ना फेवर में वोट किया ना अगेंस्ट में, ठीक है। तो हमने अपनी न्यूट्रलिटी वहां भी दिखाई। जब वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगाए रशिया पर, तब भी हमने कहा कि देखिए वी आर इंडिपेंडेंट टू डिसाइड कि हमें आपके लगाए हुए सैंक्शन फॉलो करने हैं या नहीं करने हैं, राइट। S-400 हमने परचेज किया था रशिया से, तब भी यूएसए ने कहा था हम आपको काटसा में सैंक्शन कर देंगे। हमने कहा देखिए हमारी मिलिट्री नीड्स है, हमारे पास चाइना जैसा एनिमी बैठा हुआ है, हमें चाहिए, ठीक है, तो हमने लिया। G20 में भी जब हम इसका आउटकम फ्रेम किया जा रहा था तब ये माना जा रहा था क्या ऐसा आउटकम बन पाएगा जिसे सारी कंट्रीज एंडोर्स करेंगी, तो हाँ, हमने बना के दिखाया ऐसा आउटकम। और साथ में हमने कहा कि हमारा पूरा जो फोकस है वो है ग्लोबल साउथ पर। मोदी जी के रोल की बात करें तो हाँ, ये पर्सनली इनका है थोड़ा सा, जेलेंस्की से भी मिले, ये व्लादिमीर पुतिन से भी मिले, इन्होंने दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए जिसको आपको कोट करना है अपने एग्जाम में बार बार। एट द सेम टाइम यहाँ पे बाइडेन के साथ भी इनकी अब मीटिंग होगी क्वाड समिट में। इसी साल लगभग ये तीनों इंपॉर्टेंट लीडर से मिल चुके हैं। इलेक्शन हुआ उसके बाद तुरंत पुतिन के यहाँ गए, उसके बाद अभी रिसेंटली जेलेंस्की के पास गए और अब मिलेंगे मिस्टर बाइडेन से। Okay, तो ऑफर कर सकते हैं मोदी जी अपने आइडियाज की इस कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, क्या प्रपोजल है उनके पास वो कर सकते हैं। इंडिया कुड ऑफर प्रपोजल दैट फोकस ऑन डी एस्केलेशन और सीज फायर, बट द चैलेंज लाइज इन फाइंडिंग ए प्रपोजल एक्सेप्टेबल टू बोथ साइड। ऐसा कोई प्रपोजल आप फ्रेम नहीं कर सकते जो दोनों साइड एक्सेप्ट कर ले। अगर हम ये कह भी दें कि यूक्रेन आप अश्योरेंस दे दीजिए कि आप नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हमारे नाटो के साथ रिश्ते खराब होंगे, वो सेकेंडरी है। बट उससे पहले क्या यूक्रेन ये नहीं कहेगा, एक बात बताइए, अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो मैं भी तो इंडिपेंडेंट नेशन हूं ना, मेरी भी तो सॉवरेनिटी है कुछ, कि अगर मैं सॉवरेन हूं तो ये तो मेरी मर्जी है कि मैं किसके साथ कैसे फॉरेन रिलेशन रखना चाहता हूं, रशिया के से पूछ के थोड़ी रखूंगा, राइट। तो दोनों क्वेश्चन उठते हैं अगर इंडिया कोई भी प्रपोजल लाता है। पहला क्वेश्चन यूक्रेन की सॉवरेनिटी, और दूसरा क्वेश्चन नाटो यानी कि यूएसए के साथ हमारे रिलेशनशिप, ठीक है। तो इंडिया ने ओपनली तो कभी इस पे कोई भी स्टैंड लेने की बात नहीं की, हालांकि बस हम लोग इनडायरेक्टली यही बोलते रहे कि पीसफुल डायलॉग, पीसफुल डायलॉग। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन, तो इंडिया की ग्लोबल इमेज और लीडरशिप रोल ये दिखती है कई बार, जैसे G20 में जो किया हमने, ब्रिक्स समिट, अब तो एक्सपेंशन भी हुआ है ब्रिक्स का, यूनाइटेड नेशन में भी। तो ये वेट तो देता है हमारे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव को, बट इंडिया एट द सेम टाइम कॉशियस भी रहा है कि हमें कोई ओवर कमिटिंग नहीं करनी है यहाँ पर कि हम इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा देंगे या हम आपके लिए एक प्रपोजल तैयार करेंगे, हम कोई प्रपोजल तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, स्विस समिट हुआ तो वो लोग वहां पे मिले, लेकिन रशिया ने इसको बाइकआउट कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। Challenges to India's mediation. Both Russia and Ukraine have already rejected external proposals from other actors. So India का टास्क तो यहीं पे बहुत डिफिकल्ट हो गया एज अ मीडिएटर। Okay, so India would need to be more acceptable to the conflicting parties than previous attempts. कोई भी कंफ्लिक्ट में जो इंगेज है दोनों पार्टीज वो चाहती नहीं है किसी तरह का मीडिएशन। India's geopolitical leverage. India's rise as a global power, especially in energy as well as defense sector, along with status in international organizations like UN and G20, give it a significant influence. However, this also comes with challenge of balancing relationship with both Russia as well as West. और ये बैलेंस करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे लिए। और आज से नहीं, जब से ईरान और यूएसए का इशू शुरू हुआ ना, तब से हमारे साथ प्रॉब्लम थी कि हम ईरान के साथ इतना ऑयल इंपोर्ट करते थे, हम उसके साथ चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे थे, हम उसके साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहे थे ताकि हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज और अफगानिस्तान को
एक्सेस कर सकें। एट द सेम टाइम हम लोग INTC कॉरिडोर भी बना रहे थे, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे शटर हो गए जब यूएसए ने हद से ज्यादा सैंक्शन लगा दिए ईरान पर, राइट। तो ये तभी से हमारे लिए प्रॉब्लम है कि आखिर हम लोग एक बैलेंस बना के चलें तो चलें कैसे। अब इसको और मुश्किल करने के लिए आ गया रशिया यूक्रेन वॉर, तो ये बैलेंस बनाना अब और ज्यादा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। India is well positioned to act as a peacemaker, but it needs to navigate the complex international dynamics. India's diplomatic strategy, rooted in non-alignment and focus on global south, will shape its future role in conflict resolution, not just in Ukraine but also in other global hotspots as well. लेकिन अब जरा आप यही सोचिए, रशिया यूक्रेन को साइड कीजिए, अब जरा सोचिए क्या इजराइल पैलेस्टीन में इंडिया न्यूट्रल दिखता है? उतना न्यूट्रल नहीं दिखाई देता जितना रशिया यूक्रेन में दिखाई देता है। कहीं ना कहीं हमारा टिल्ट थोड़ा सा इजराइल की तरफ है इसमें, ठीक है। तो उस केस में हम ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते कि हम एक न्यूट्रल पार्टी हैं, बट रशिया यूक्रेन में हम न्यूट्रल पार्टी हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑलरेडी मीन्स 450 में इसका वीडियो बना हुआ है, वहां से देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, ये इंडिया पर भी इक्वली लागू होती है और ओवरऑल वर्ल्ड पर भी। शुड चिल्ड्रन बी बार्ड फ्रॉम सोशल मीडिया? व्हाट यू गाइस थिंक? देखिए, पहली बात तो ये कि आप इसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर नहीं सकते, दैट इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर आप बच्चों को सोशल मीडिया या किसी भी तरह टेक्नोलॉजी से दूर कर लोगे तो फिर वो उतने ज्यादा इनोवेटिव, उतने ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, राइट। एट द सेम टाइम पेरेंट्स की अगर बात करें कि काफी सारी एप्स ने आजकल पेरेंटल कंट्रोल लगा रखा है, बट द थिंग इज कि ये पेरेंट्स इसमें एक ड्वेल स्टैंडर्ड चलते हैं। ड्वेल स्टैंडर्ड इन द सेंस कि बच्चों को तो मना करेंगे, बेटा इस तरह की वेब सीरीज नहीं देखना, इस तरह की कॉमेडी शोज नहीं देखना, इस तरह की स्टैंड अप कॉमेडीज नहीं सुनना, लेकिन खुद वही करेंगे। वो वेब सीरीज भी देखेंगे, वो उसी तरह की कॉमेडी शोज भी देखेंगे, वो उसी तरह की 50 शेड मूवीज भी देखेंगे, ओके। तो ये पेरेंटल कंट्रोल भी कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं। तो चलिए, इसमें काफी सारे 8-9 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे बहुत काम आ सकते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। पहले पहले तो ऑस्ट्रेलिया में क्या डिबेट चल रही है कि चिल्ड्रंस को बार करना चाहिए फ्रॉम यूजिंग द सोशल मीडिया। अब इसके रिस्पेक्ट में हमने एक चीज और पहले बात की थी, जब यूएसए में हुआ था, उनका कहना था कि ये जो इतने ज्यादा फिल्टर्स वगैरह आए हैं ना यहाँ पे एप्स वगैरह पे जो आपको सुंदर दिखाते हैं, इन फिल्टर्स ने एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख दिए बच्चों के दिमाग में कि हमें इसी तरह का दिखना है जैसा इस फिल्टर में हम लोग दिख रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक है। अब इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते हैं, दैट आई डोंट लुक दिस ब्यूटीफुल और दिस हैंडसम। अब रियल में आप जब किसी का वीडियो देख रहे हो आपको लगेगा वाओ शी इज सो ब्यूटीफुल और ही इज सो हैंडसम, और रियल में जब फिर खुद को देखोगे कहेंगे अरे हम तो उतने क्लीन चेहरा नहीं है या उतना ऑल दोस थिंग। बट द थिंग इज कि ये बहुत अनरियलिस्टिक है ये फिल्टर्स, ठीक है। तो ये यूएसए में ये केस आया था कि इससे बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस वाज फर्स्ट थिंग। दूसरा, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, दैट इज एंथोनी अल्बानीज, he has proposed setting a minimum age for children to access social media platform। तो ये प्रपोजल दिया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने, बट कितना एक्सेप्टेबल होगा कितना नहीं वो बात की बात है। और ये सब तमाशा ऑस्ट्रेलिया में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे इलेक्शंस आ रहे हैं। The debate gained much attraction, especially post pandemic। कि पोस्ट पैंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ, बच्चे सब बाहर निकलना बंद हो गया, स्कूल वगैरह से बंद हो गए ऑलमोस्ट 1 साल के लिए। उसके बाद बच्चे और ज्यादा उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ गई, तो और ज्यादा कंसर्न्स आने लगे अबाउट द एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट, ठीक। सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस वक्त अंडर प्रेशर है टू रेगुलेट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सेसिंग इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। और ये तीनों बातें इंडिया के लिए भी इक्वली ट्रू है, ठीक है। इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि एथिक्स में आपको इस तरह की केस स्टडी दी जा सकती है कि ये चीज बच्चों के मेंटल फिजिकल हेल्थ पे हार्म कर रही है, तो इसे हम लोग किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। पेरेंट्स के कंसर्न क्या है? तो ये पेरेंट की कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। उनका यही कहना है कि देयर इज नीड टू कंट्रोल द टाइम देयर चिल्ड्रन स्पेंड ऑनलाइन एंड देयर एक्सपोजर टू हार्मफुल मटेरियल। और चाइना ने भी अपने यहाँ पर ये प्रपोजल रखा था, जहां उन्होंने इस तरह की बातें की थी कि बच्चों का सोशल मीडिया पर एक्टिविटी लिमिट कर दी जाएगी अप टू 4 आवर्स अ डे। 4 आवर्स से ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। अब वो चाइना उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करेगा वो बात की बात है, ठीक है। बट ये इशू अक्रॉस द वर्ल्ड बिल्कुल जेन्युइन है सभी कंट्रीज के लिए। Now, there are concerns that these social media platforms expose children to dangers like cyberbullying,
एक्सप्लॉइटेशन, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। रिमेंबर दैट ब्लू व्हेल गेम, कितने बच्चों ने सुसाइड किया था उसके चक्कर में इंडिया में भी। एंड देन देयर इज डबल स्टैंडर्ड इन टेक्नोलॉजी यूसेज, जहां पर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रूल बनाते हैं चिल्ड्रंस के लिए बट खुद फॉलो नहीं करते उनको प्रैक्टिस में। पॉलिसी डायमेंशन, the government stance is shaped by a desire to enforce stricter content regulation on platforms like Meta, जिसके अंदर में फेसबुक आता है, एंड लिमिट द पावर ऑफ मीडिया जायंट्स। ठीक है, तो ये इंडिया में भी इक्वली वैलिड है ये बात भी। चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एज रिस्ट्रिक्शन, अब इसमें प्रॉब्लम तो है, चैलेंजेस तो है इसमें कि कोई भी अकाउंट में कुछ भी डेट ऑफ बर्थ लिख देता है, डजंट मैटर। ओके, सो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना उतना ईजी नहीं होगा। सेटिंग ए मिनिमम एज और कंप्लीटली बारिंग चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल मीडिया इज ए कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू इश्यूज ऑफ एनफोर्समेंट एंड चिल्ड्रंस इंक्रीजिंग डिजिटल लिटरेसी। आजकल बच्चे भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करने लगे हैं, उसमें कोई कुछ पता नहीं चलता। उसके अलावा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया इज साइटेड एज अ सिमिलर एग्जांपल वेयर गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन वेज टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस प्राइवेसी ऑनलाइन। टेक्नोलॉजी इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन, एक्सेसिव यूज करते हैं जब बच्चे सोशल मीडिया का, तो अल्टीमेटली इट हार्म्स चिल्ड्रन मेंटल एज वेल एज इमोशनल वेलबींग, right? So there is a need of balancing children's exposure to technology while also ensuring that their education focus on physical and social skill development। सिर्फ वहीं ऑनलाइन ही टाइम स्पेंड नहीं करना है, अपनी फिजिकल एंड सोशल स्किल्स भी डेवलप करनी है। कि हो क्या रहा है टेक्नोलॉजी के बच्चे बहुत आइसोलेटेड होते जा रहे हैं, ठीक है, फिर वो फेस टू फेस जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो वो उतने कॉन्फिडेंट, उतने एक्सपीरियंस नहीं रह जाते। एजुकेशनल रिफॉर्म एंड सोशल मीडिया, education should equip children with the resilience, critical thinking and online safety skills। और इसमें role of education in fostering the healthy technology habits is emphasized including discussion on what is appropriate content and safe online behavior। तो ये सब एजुकेट करने की जरूरत है कि आप ये कंटेंट जो आप देख रहे हो वो अप्रोप्रिएट है या नहीं आपकी एज के लिए, ठीक है। ये जो ऑनलाइन बिहेवियर है क्या ये सेफ है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में भी देखोगे, ये जो नए नए लड़के आते हैं 21-22 साल के, ये टेलीग्राम ग्रुप में कभी लड़की को गाली दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम में इसकी अगर एक बार भी इसके अगेंस्ट कंप्लेंट हो गई तो वो ट्रैक करना मुश्किल नहीं है टेलीग्राम आईडी को, वो अच्छे से लपेटे में आ जाएंगे। ये केस हुआ था कुछ साल पहले जब एक लड़की को जो भी भद्दे मैसेज किए थे लड़के ने, उसके बाद उसने सारी चीजें उठा के स्क्रीनशॉट डाल दिए ट्विटर पे, और ट्विटर पे पुलिस को टैग किया, वहां से प्रॉपर रिस्पॉन्स भी आया एंड उस लड़के के साथ काफी कुछ बुरा हुआ फिर। ओके, तो ऐसा नहीं है, इनको पता होना चाहिए कि आपका ऑनलाइन बिहेवियर कैसा है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे। रेगुलेशन एंड पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइल गवर्नमेंट रेगुलेशन इज नेसेसरी बट पेरेंट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन मॉडलिंग टेक्नोलॉजी यूज फॉर देयर चिल्ड्रन। वो पेरेंट्स के ऊपर है कि वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज करना सिखाते हैं बच्चों को, वो आप यूज भी कर सकते हो, मिस यूज भी कर सकते हो। पेरेंट्स आर एडवाइज्ड टू बी रोल मॉडल्स demonstrating balanced technology habits and guiding their children on responsible internet usage। अब प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स खुद शाम को 6 बजे से फ्री होने के बाद उनके हाथ से मोबाइल नहीं छूटता रात के 11 बजे तक, जब तक वो फ्री नहीं हो जाते, सो नहीं जाते। ओके, बच्चा वही देख रहा है कि जब भी आप फ्री हो मोबाइल उठा लो, जब भी फ्री है मोबाइल उठा लो, तो जो देखेगा वही सीखेगा। तो ये पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि आप एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करें कि मोबाइल को कितना यूज करना है और किस पर्पज के लिए यूज करना है, ठीक है। तो वही हैबिट्स बच्चों को गाइड करेगी अल्टीमेटली। ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन सोशल मीडिया रेगुलेशन, तो यूके ने एक एग्जांपल सेट किया था यहाँ पे 2020 में, जहां पर उसने स्ट्रिक्ट लॉ इंप्लीमेंट किए थे टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम हार्मफुल कंटेंट। हाउएवर ये डिबेट अभी भी ग्लोबली कंटिन्यू है वेदर बैनिंग चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल मीडिया एंटायरली इज प्रैक्टिकल और इफ देयर आर बेटर वेज टू सेफगार्ड देम ऑनलाइन। So you can conclude that yes, there are complexities involved in banning children from social media, balancing safety concerns with practicalities of enforcement। ये practical नहीं है ये ban करना। A holistic approach involving parents, schools and governments is necessary to ensure that children are safe online while still allowing them access to essential digital tools। राइट, सो दैट्स द वे यू कैन कंक्लूड। यहाँ पे हमने 8 पॉइंट्स देखे, आप कोई भी 4-5 पॉइंट याद रख लीजिए, अगर केस स्टडी कल को आती है तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे बेटर तरीके से, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस आर्टिकल, आगे चलते हैं। कोड सबमिट हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। इंडिया एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग ऑन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया कि इजराइल एक साल में, in 1 year, Israel
पैलेस्टीन की पूरी टेरिटरी खाली कर दी, यानी कि वेस्ट बैंक में जो उसने कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं घरों के और गाजा में जो उसने ऑक्यूपेशन कर रखा है इसको खाली कर दी। बट इंडिया ने यहाँ पे एब्सटेन कर दिया इस बार, ना फेवर में वोट किया ना ही अगेंस्ट। कई बार पहले हमने इसराइल के अगेंस्ट भी वोट किया हुआ है पैलेस्टीनियंस के फेवर में, बट इसमें हमने कहा कि देखिए ये जो 1 ईयर की टाइमलाइन है ना, ये पूरी तरीके से इम्प्रैक्टिकल है, नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपका प्रपोजल कुछ ऐसा हो जो माना जा सके। India abstained from the resolution of General Assembly that Israel to vacate Palestinian territories on basis of an opinion of International Court of Justice. So India was along with the 43 nations, it abstained from voting. हालांकि 120 कंट्री 4 कंट्रीज ने इसके फेवर में वोट किया, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो रेजोल्यूशन है ये नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, तो पास भी हो जाए तो कुछ बदलने वाला नहीं है ग्राउंड पे। The resolution called for sanctions and stopping arms export to Israel. अब इंडिया में भी ये बात चल रही है काफी टाइम से, पेटिशन भी लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि इंडिया इसराइल को एक्सपोर्ट करना बंद करे। बट बात ये है कि इंडिया उसके साथ डील में है, पहले से हमने डील्स कर रखी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बट उसके बाद भी इंडिया ने कहा है कि देखिए हुआ क्या है कि जॉइंट वेंचर किए इंडियन इंडस्ट्री और इजरायली इंडस्ट्री ने। तो इजरायली इंडस्ट्री ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में, बट वो ऑलरेडी उसमें है ट्रीटी में, उनकी जो भी साइन हुआ था उनका एग्रीमेंट कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ करेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी रहेगी, हमारी फंडिंग भी रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ होगी और ये वापस से हमारी ही कंट्री में आएगा ये मटेरियल बन के। तो वो हमें देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो पहले से एग्रीमेंट में इसी तरह से लिखा है। वो तो सिर्फ हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग बेस यूज कर रहे हैं, बाकी वो बन के वापस वहीं जाना है। India's position on two-state solution for Israel-Palestine peace and importance of UN Charter, तो ये तो हम लोग हमेशा से, आज से नहीं, आजादी के टाइम से बोल रहे हैं। अच्छा, सेकंड थिंग इज कि अगर आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करें तो इजराइल पैलेस्टीन पे मैंने आपके साथ पूरा सेशन किया था मेंस 450 प्लस में, उसको एक बार देख लेना अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं। ठीक है, कई बार पूछ ली जाती है क्योंकि इतनी सारी ट्रीटी और एग्रीमेंट्स हुए इनके बीच में पीस को लेकर, तो एक बार अगर समझ लोगे तो पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। The abstention by India was marked departure from its previous record of voting in favor of resolution that call upon Israel to withdraw troops from occupied Palestinian territory। ठीक है, पहले हम लोग इसराइल के अगेंस्ट वोट कर चुके हैं, हमने भी कहा कि हाँ आप अपना ऑक्यूपेशन खत्म कीजिए ना वहां से, बट इस बार हमने एब्सटेंड कर दिया। और सच्चाई ये है कि हमें इसराइल की जरूरत भी है, बिकॉज वेदर यू बिलीव इट और नॉट, बट इवन इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया भी कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये शायद बेस्ट टाइम है जब हम पाकिस्तान से पीओके ले सकते हैं वापस। तो मे बी आप जल्दी शायद इंडिया पाकिस्तान के बीच भी वॉर देखेंगे। इंडियन कंपनीज हैव जॉइंट वेंचर विद इजरायली डिफेंस कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरर्स अंडर लाइसेंस। ठीक है, हमने लाइसेंस लेके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एंड सम पार्ट्स विच गो बैक टू पेरेंट कंपनी यानी कि इजराइल में, विच कैन बी सोल्ड टू एनीवन बाय देम। अब उसके बाद वहां की जो इजरायली कंपनी है जिससे हमने लाइसेंस लेके बनाया, अब वो कंपनी किसी को भी सेल करे वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो इंडिया ने वही कहा, और ये रेजोल्यूशन जो है वो नॉन बाइंडिंग है, तो उसमें कुछ बदलने वाला है नहीं। इंडिया टू के पॉलिसी स्टैंड नॉट टू सप्लाई आर्म्स एंड शेल्स टू इजराइल। अब देखिए, हमें इजराइल को वो चीजें तो देनी पड़ेंगी जो वहां की पेरेंट कंपनी है उसके साथ डील में था, लेकिन हम वो चीज रेफ्यूज कर सकें जो डील के बाहर की बात है। तो इंडिया ने यही कहा है कि इजराइल ने हमसे इनिशियली आर्म्स और शेल्स भी मांगे थे, बट ऐसी कोई डील थी नहीं, तो हमने तो देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप कोट कर सकते हो, या इंटरव्यू में कभी आपको पूछा जाए कि क्या हमें वेपन्स देने चाहिए थे इजराइल को, जब उसने हमें पता है कि गाजा में ह्यूमैनिटी या जेनोसाइड करने के लिए यूज होंगे, तो उसमें आपको यही पॉइंट काउंटर करने, चाहे इंटरव्यू हो या आपका मेंस हो। फर्स्ट थिंग इज कि सर लाइसेंस लेके बनाए हमने, और वो ऑलरेडी पहले से एग्रीमेंट में कि हम लोग लाइसेंस दिया गया हमको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लेकिन ये बन के वापस पेरेंट कंपनी के पास ही जाएंगे जो इजराइल में लोकेटेड है, और वो पेरेंट कंपनी चाहे वहां की आर्मी को सेल करे या किसी थर्ड पार्टी को, इट्स देयर मैटर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज कि हमने आर्म्स और शेल्स सप्लाई नहीं किए इजराइल को, ठीक है, क्योंकि वो हमारा खुद का डिस्क्रिप्शन था कि हमें देने या नहीं देने, उसने हमसे मांगे थे, ऐसा कोई इसमें ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था हमारे बीच पहले। इनफैक्ट इजराइल ने भी एग्रीमेंट्स को थोड़ा सा वायलेट किया जब उसने प्रॉमिस किया था कि हमें कुछ पार्ट सप्लाई करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि उसने कहा कि अभी हमारे यहाँ वॉर चल रही है, तो हमें ये मटेरियल अपनी आर्मी की तरफ डाइवर्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट है तो उसको ऑब्लिज करना ही है। Israel requested artillery shells, but India took a policy decision not to supply them। यही सिग्निफाई करता है हमारी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसको हम कहते हैं।
India is firmly neutral between Russia and Ukraine and has taken a stand to not supply kinetic equipment to either of them. रशिया ने भी मांगे थे और यूक्रेन ने भी मांगे थे, हमने दोनों को ही सप्लाई नहीं किए। हालांकि कोई डिफेंस सोर्सेज एनोनिमिटी मतलब अपना नाम ना बताकर ये कहते हैं कि देयर इज वेरी लिटिल दैट रियली गोज फ्रॉम इंडिया। तो हार्डली हम लोग कुछ एक्सपोर्ट करते हैं वैसे भी। ये तो फालतू में पेटिशन लगाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे तो मैटर हाईलाइट हो गया। डिलीवरीज ऑफ सिस्टम स्पेयर सप्लाईज एंड एम्यूनिशन हैव सफर्ड डिले फ्रॉम रशिया एज वेल। और ये डिले क्यों हुआ रशिया की तरफ से? क्योंकि वो वॉर में एंगेज है उधर। ओके, इंडिया शुड इंक्रीज कोर्ट सिस्टम कैपेसिटी एंड पेंडिंग ट्रायल्स, ये कहना है एफएटीएफ का। अब देखिए यहाँ पर जो इसमें सबसे ज्यादा डिले हुए ना, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि पीएमएलए एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे और उन अमेंडमेंट्स के अगेंस्ट पेटिशन डाल दी गई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 2018 के ये अमेंडमेंट्स थे, इनके अगेंस्ट पेटिशन डाल दी गई और उसके बाद इसका फैसला आया 2022 में, 4 साल बाद जाके। तो इसीलिए ईडी वगैरह इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे जब तक ये पेटिशन पेंडिंग में थी 4 साल तक। पीएमएलए एक्ट, इसको लेकर मैंने ये इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं और उनको लेकर जो क्रिटिसिज्म था, ये सब मैंने आपके साथ मेंस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी ऑन 29 मई 2024। तो वहां पे जाओ, पीएमएलए एक्ट भी पूरा समझाया हुआ है और इसके जो अमेंडमेंट हुए थे और उनके क्रिटिसिज्म भी हमने वहां डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो मेन सीरीज है और ये जो शॉर्ट वीडियो डिस्कशन है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपने पहले देखा होगा ये वीडियो तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने नोट्स उठाने हैं, दोबारा रिवाइज करना है। अगर पहले 2 पेज में बने थे तो आप उसको और कंसाइज करो, 1 पेज में बनाओ और उसको कीप ऑन रिवाइजिंग है। ठीक है, ताकि उधर प्रीलिम्स के बाद प्रॉब्लम ना आए। उस टाइम नहीं पढ़ना है हमें सब, उस टाइम तो हमें सिर्फ अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो यहाँ पे एफएटीएफ ने कुछ सजेशन दिए, इन सजेशंस को देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज इंडिया शुड एम टू रिड्यूस नंबर ऑफ पेंडिंग ट्रायल्स इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, और उसके लिए जरूरी होगी टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कोर्ट सिस्टम एंड कैपेबिलिटी ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एज वेल। ये इस एफएटीएफ की म्यूचुअल असेसमेंट जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है। कन्विक्शन रेट स्टैंड्स एट ऑलमोस्ट 97%। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग कन्विक्शन रेट तो 97% है, बट अल्टीमेटली जो प्रोसिक्यूशन होता है वो काफी कम है। अभी मैं आपको फैक्ट्स भी दिखाऊंगा इसमें। इसका सबसे बड़ा रीजन था जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किए गए थे पीएमएलए के अमेंडमेंट एक्ट को 2018 में, विच पुट ऑन होल्ड ए नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड वाज ओनली डिस्पोज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन जुलाई 22। तो ये 4 साल तक, जब तक ये पेटिशन पेंडिंग रही तब तक प्रॉब्लम थी। अब देखिए, इन्वेस्टिगेट किए गए 4000 से ज्यादा केसेस, ठीक है, कंप्लेंट्स फाइल की गई सिर्फ 864 में और अल्टीमेटली कन्विक्शन कितने हुए? जस्ट 28 में। तो ये दिखाता है कि आप ये किस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन यूज की अपनी पावर्स को एज अ हैरेसमेंट। और फिर हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम देख ही लिया था कि जिन जिन पर रेड पड़ी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उन्होंने ही बीजेपी को फंडिंग दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। खैर वो बातें आप यहाँ लिख नहीं सकते, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सैचुरेशन ऑफ सिस्टम, इट इज सेड दैट लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूटर्स इन ईडी। ठीक है, दिस इज अगेन वन रीजन जिसकी वजह से ये कन्विक्शन रेट उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूटर्स इन ईडी एंड स्पेशल कोर्ट जजेस have also contributed to a saturation of the judicial system। ये 2 पॉइंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो। इंडिया फेसेस सीरियस टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग थ्रेट्स, तो ये तो है। ठीक है, तो एक ये अमेंडमेंट्स की वजह से इसको जो चैलेंज किया गया 4 साल तक, जजमेंट नहीं आया सुप्रीम कोर्ट उस वजह से, और दूसरा ये कि वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूटर्स इन ईडी एंड स्पेशल कोर्ट। ये 2 पॉइंट्स उसी लेक्चर में जाके ऐड कर लेना। पीएमएलए का जो एक्ट हमने डिस्कस किया था 29 में, ठीक है, उसको आप वहीं पे एडिशन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हड़प्पा के बारे में है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आपकी बुक्स में नहीं है। मैं आपसे जो आंसर में जानना चाहता हूं वो ये, हमारे पास 3 फेजेस में मिलते हैं, अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड लेट फेज। आई वांट टू नो कि हमें सबसे ज्यादा जो साइट डिस्कवर की गई है वो किस फेज में डिस्कवर की गई है, अर्ली फेज, मैच्योर फेज या लेट फेज। दैट इज वन क्वेश्चन जो आपको जवाब देना है। दूसरा, ये 5 साइट्स हैं जो सबसे बड़ी मानी जाती है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, गनवेरीवाला, राखीगढ़ी, धोलागढ़। मुझे आपसे इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चाहिए। ठीक है, कौन सी सबसे बड़ी है, फिर छोटी एंड फिर छोटी। ठीक है, तो मुझे ये 2 क्वेश्चन के जवाब आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। इतना तो पढ़ा ही होगा यार, एनसीईआरटी में और क्या दिया, यही सब तो दिया। ओके, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके बारे में पहले एक चीज बता दूं। एमएसपी पे जो कमेटी बनाई गई थी आफ्टर फार्मर प्रोटेस्ट, वो अभी भी वर्क कर रही है। अभी तक उसके कोई शॉर्ट नहीं आए निकल के रिकमेंडेशन।
और एमएसपी लीगलाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये हमने डिस्कस किया था ऑन 18 फरवरी 2024। तो अंडर मेंस 450 प्लस इसको आप वहां जाके देखेंगे, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि इसको लीगलाइज करने के पीछे क्या इश्यूज हैं और ना करने पे क्या इश्यूज हैं। दूसरा है न्यू एनिमेशन वीएफएक्स सेंटर टू क्रिएट 5 लाख जॉब्स। इसको लेकर हमने इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री पर 17 अगस्त को मेंस 450 प्लस सेशन किया था ऑन ओवरऑल इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री। उसमें हमने ये सारी बातें की थी, ठीक है, एनिमेशन की बातें की थी, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी। ओके, तो इसको लेकर हम लोग अब उसमें उसी लेक्चर में जाके एक पॉइंट और ऐड कर लेना, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग बना रहे हैं एंड इट विल क्रिएट मोर जॉब्स। ठीक है, एवीजीसी कहते हैं हम इसको। दिस सेक्टर इज पॉइज्ड फॉर एक्सप्लोसिव ग्रोथ विद वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इनोवेशन। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो हमें अब अलग से जानना हो, ये दोनों टॉपिक्स हम पहले कवर कर चुके हैं मेंस में। ऑलराइट, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, इट विल एम्पावर द विमेन एंड फाइट मैलन्यूट्रिशन। व्हाइट रेवोल्यूशन, मिस्टर कुरिन, इनके बारे में आप जानते होंगे, फादर हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के। अभी यहाँ पे क्या है, फालतू की बातें ज्यादा करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 विल हेल्प द इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंगेज्ड इन प्रोक्योरमेंट ऑफ मिल्क इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अब ये कह रहे हैं कि देखिए ये महिलाएं मिल्क प्रोक्योर करती हैं और फिर पैसे डायरेक्टली इनके बैंक अकाउंट में जाते हैं, तो इनको भी हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कंसिडर करेंगे। बट ये थिंग इज कि यार मंथली फिक्स है क्या, यहाँ पे कोई कोई सैलरी फिक्स है उनकी? ठीक है, इसको आप फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कह लोगे, वाह वाही हो जाएगी, बट अल्टीमेटली क्या है, वही है जो बीजेपी नंबर से खेलती रहती है। ऐसे ही कुछ इन्होंने किया था हाईवे को लेकर। पहले ये होता था कि अगर सपोज ये 4 लेन हाईवे बनाए, ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक कितना है, 1 किलोमीटर ही है। तो सरकार अपने उसमें क्या लिखती थी कि 1 किलोमीटर के हाईवे हमने कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, मनमोहन सिंह के टाइम तक बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसने चेंज कर दिया इसका नाम। उसने कहा कि 1 किलोमीटर बने लेकिन 4 लेन है ना, लेन 1, लेन 2, लेन 3 एंड लेन 4। तो इसको हम 1 किलोमीटर नहीं, हम इसको 4 किलोमीटर बोलेंगे। यानी कि आज बीजेपी क्लेम करेगी कि हमने 40,000 किलोमीटर की हाईवे सड़कें बनाई हैं, बट एक्चुअली कितनी बनाई है, 10,000 किलोमीटर की। क्यों? क्योंकि वो 4 लेन सड़कें हैं। तो या तो मनमोहन सरकार गलत थी जो 1 किलोमीटर का 4 लेन बना के उसको 1 किलोमीटर ही लिखती थी, या बीजेपी सरकार गलत थी जो 1 किलोमीटर बना के उसको 4 किलोमीटर लिख रही है। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है वो नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जब भी आप न्यूज देखते हो या इस तरह की बातें सुनते हो तो प्लीज उसके पीछे की पूरी बातें जाना करो। सब उस टाइम मनमोहन सरकार ही बना रही थी, बट वो लेन वाइज काउंट नहीं करती थी, वो सिर्फ डिस्टेंस काउंट करती थी। और ये लोग लेन वाइज काउंट कर रहे हैं और क्लेम करते हैं कि हमने 40,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाए, सॉरी 40,000 किलोमीटर के। उसी तरीके से भी दूसरी चीज कह रहे हैं कि हम इसको फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे मनी इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ वुमेन। The scheme aims at increasing the procurement led by cooperatives from present 660 lakh liters per day to 1,000 lakh liters per day. Okay. तो ऐसा कुछ नया नहीं है, बस उन्होंने अपने मन से एक पॉइंट कर दिया, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 विद अ स्पेशल फोकस ऑन विमेन। यहाँ पे टेलीकॉम को लेकर काफी सारी चीजें, ये एजीआर वगैरह क्या होते हैं ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। एक दो दिन में हम लोग इस पे सेशन करेंगे 450 प्लस पे। हम टेलीकॉम से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स जानेंगे, एट द सेम टाइम इससे रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशनल्स हैं एंड जितने भी लॉस वगैरह हैं जो हमारे एग्जाम में काम आ सकते हैं उन सबको हम यहाँ पे जान लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से मैंने आपके साथ एक सेशन किया था इंडियन साइबर सिक्योरिटी, उसमें भी मैंने आपके साथ सारी बॉडीज, सारे लॉ, सारे इंस्टीट्यूशन, वो सारी चीजें हमने उसी सेशन में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड खत्म कर दी थी। उसी तरीके से हम यहाँ पर टेलीकॉम से रिलेटेड सारी चीजें खत्म कर देंगे। ओके, एक ही सेशन होगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा। दूसरा, अब हम लोग शुरू करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज। यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग सेक्टर वाइज, क्योंकि 10 मार्कर्स 15 मार्कर्स में क्वेश्चन क्या आ सकता है। इसके अलावा जो भी चीजें हैं जैसे ब्लॉकचेन हो गया, हमारा 3D 4D प्रिंटिंग हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में भी हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे इन आर पेड कोर्स। ठीक है, तो ये चीजें अभी हमने स्टार्टअप पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। ठीक है, और एमएसएमई पे हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर लिया था, इस पर रिलेटेड अभी वेरियस डायमेंशन मुझे आपके साथ डिस्कस करना बाकी है। मैं अभी आपके लिए प्रीलिम्स का कंटेंट भी बना रहा हूँ, एट द सेम टाइम मेंस पे भी हम वर्क कर रहे हैं स्पीडली, ताकि मैं दिसंबर से पहले आपको मेजोरिटी चीजों से फ्री कर सकूं। फिर जनवरी से हम लोग स्टैटिक सिलेबस के रिवीजन पे फोकस करेंगे अलॉन्ग विद दी प्रीलिम्स करंट अफेयर एक्सक्लूसिवली। उस टाइम मेंस की सीरीज को हम थोड़ा सा ब्रेक देंगे या इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर देंगे। अभी अगर हर ऑल्टरनेट डे लेक्चर आ रहा है तो उस टाइम 3 दिन में एक बार आएगा। इंडिया लॉजिस्टिक कॉस्ट विल कम डाउन इन सिंगल डिजिट। नो, इस पे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो इंडिया की है उस पे मैंने आपके साथ पूरा ऑलरेडी सेशन किया हुआ है 450 प्लस में। किस डेट पे किया था वो मुझे नहीं पता, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि या तो मैंने 450 में किया था या ब्रेनस्टॉर्मिंग में किया था। ठीक है,
वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो मैं इस पे शॉर्ट सेशन आपके लिए बना दूंगा 20 मिनट्स का, और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2 मैंने पहले किया हुआ है। अभी हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट आती है एज हाई एज 12 to 14%। इसे हमें डिक्रीज करना है ताकि और एफिशिएंट हो सके हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट्स और ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो सके फॉरेन मार्केट्स में। तो इसे हमें लेकर आना है 8% तक, ठीक है, 6 to 8%, जैसा कि ग्लोबल लेवल पर जो बेस्ट कंट्रीज हैं उनके यहाँ होता है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स सीधे सीधे इम्पैक्ट करती हैं आपकी प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है। हिजबुल्लाह इजराइल स्ट्राइक हम सब जानते हैं क्या चल रहा है वहां, कॉट समिट होगा अभी, तो ऑब्वियसली फोकस किस पे होगा, चाइना पे, तो उसमें से जो निकल के आएगा वो देखेंगे बाद में। स्पोर्ट्स न्यूज छोड़िए, ये अमीबिक मेनिंगो एंसेफ्लाइटिस, ठीक है, ये क्या था, ब्रेन ईटिंग अमीबा, ठीक है, हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है, एनफोलरी की वजह से होता है। दिस इज ए लीथल इन्फेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अमीबिक मेनिंगो एंसेफ्लाइटिस कॉज्ड बाय फ्री लिविंग अमीबा फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर। ठीक है, ये आपकी नोज वगैरह माउथ के थ्रू एंटर कर जाता है, फिर आपके ब्रेन में जाता है और वहां से आपके पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की है पहले। This PAM, that is amoebic primary amoebic meningoencephalitis. This is a disease caused usually by infection with Anne-Fowleri, a microscopic amoeba commonly called as brain-eating amoeba. Okay. So this PAM, it is a disease caused by usually infection with Anne-Fowleri, and it destroys the brain tissues, causing severe brain swelling and death in most cases. ओके, तो इसलिए कभी आप स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं तो इंश्योर कीजिएगा कि वहां का वाटर पूरा साफ सुथरा हो है। ओके, एंड नोज एंड माउथ के थ्रू इस तरह के इन्फेक्शन आपको ना हो। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस सेशन, या एब्सोल्युटली। ओके, एंड नाउ मैंने कल आपको बोला था ग्रुप में कि आपकी जो प्राइस हैं पेड कोर्स के वो इंक्रीज हो जाएंगे आज, तो वो यूजुअली इंक्रीज हो गए हैं ऑब्वियसली। ओके, और दूसरा प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैंने कभी अपनी ऐप पे डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है, लास्ट ईयर भी, चाहे जिन लोग बच्चों ने 4 महीने पहले ज्वाइन किया था या जिसने लास्ट मंथ ज्वाइन किया था 1 महीने पहले, मैंने कभी डिस्काउंट नहीं किया, बिकॉज वो इनजस्टिस हो जाती है उस बच्चे के साथ जिसने सबसे पहले कोर्स सब्सक्राइब किया था। ओके, तो उस चीज का वेट मत कीजिए कि लेट ज्वाइन करेंगे तो उसे फायदा होगा, नहीं होगा, लेट से और लॉस होगा आपका। प्राइस बढ़ जाएंगे वो अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम आपका लॉस होगा कि फिर आप उतनी हैवीली उतने बर्डन से कोप अप नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे मेंस 450 में नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ते जा रहे हैं, शॉर्ट डिस्कशन वीडियोस आपके बढ़ते जा रहे हैं, आप पीछे रह जाओगे इस चीज में, ठीक है, और एट द सेम टाइम आप जो आंसर राइटिंग करनी चाहिए थी वो भी नहीं कर पाओगे और फिर बाद में प्रीलिम्स का बर्डन आ जाएगा। तो प्लीज इस तरह की चीजें ना करें, आज डे टू डे अपने टारगेट कंप्लीट करते चलें, तभी बेटर होगा आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।